नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदा गुरवारा, डीन एंड प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज कालीबाड़ी रायपुर से। आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की फूड एंड न्यूट्रिशन के छात्राओं से जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत करेंगे। और आज हम यूनिट 3 ए डीजेनरेटिव डिसऑर्डर इन ओल्ड एज, इसके अंतर्गत कैंसर और डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंतर्गत डिस्कशन करेंगे कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर या डिजीज क्या होती है। डीजेनरेटिव डिजीज जो है, इसमें सेल्स का डीजनरेशन देखा जाता है और इससे टिश्यू और ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है और ओवर टाइम के साथ ये और डिटेरियोरेट होते जाता है। बहुत से डीजनरेटिव डिजीज जो है वो एग्जिस्ट रहती है और कुछ जो है एजिंग फैक्टर के साथ जो है वो देखी जाती है। नॉर्मल बॉडीज में जैसे एक्सरसाइज है, ईटिंग हैबिट्स है, इसके कारण डी जनरेटिव डिजीज को हम कम कर सकते हैं, परंतु ये देखा गया है कि जो कुछ डिजीजेस जो है वो जेनेटिक होती हैं और ये क्लियरली हेरिडिटरी फैक्टर के कारण होती है, इनको हंटिंगटन डिजीज कहते हैं। और कुछ जो डिजीज जो होती है वायरस, पॉइजन, अदर केमिकल के कारण होती हैं और कुछ का कारण जो है वो ज्ञात नहीं, अज्ञात। सबसे पहले देखेंगे कि एजिंग किसे कहते हैं। एजिंग में टेंडन्स और लिगामेंट में वाटर का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, जिससे वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, वीकनेस देखी जाती है उसमें। और ये जो मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स है उसमें भी कमी देखी जाती है। चेंजेस जो हैं बोन्स और जॉइंट सिस्टम जो है उनमें देखे जाते हैं। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक डिजेनरेटिव डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसके कारण बहुत पेनफुल की कंडीशन भी देखी जाती है। अब ये एज रिलेटेड डिजीजेस हैं, एज रिलेटेड डिजीजेस है, इसमें जो एजिंग के कारण बहुत सारी डिजीजेस देखी जाती हैं। ये देखा गया कि ओल्ड एज में डीजेनरेटिव डिजीजेस जो है देखी जाती हैं, जैसे कि कैंसर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है और डायबिटीज मेलाइटस। बहुत से जो लोग हैं, वर्ल्ड का बहुत से लोगों का हिस्सा जो है ये इस प्रकार की डिजीज से अफेक्टेड रहता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर क्या है, क्या क्यों होता है। कैंसर एक डीजनरेटिव डिजीज है और ये इसमें जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल उसमें ग्रोथ होने लगती हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इसमें जो नॉर्मल सेल का जितना मल्टीप्लिकेशन जितने टाइम में होता है उससे कई गुना अधिक जो है ये कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये जो कैंसर के जो कॉज है अभी तक जो है एग्जैक्ट कॉज जो है वो नहीं मालूम। कैंसर जो है इसका बिगेस्ट रिस्क जो है, बहुत सारे टाइप के जो कैंसर्स बताए गए हैं इसमें सेल्स एबनॉर्मिलिटी देखी जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एज भी जो है इसका एक फैक्टर है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया कि 77% जो है सभी प्रकार के कैंसर जो है डायग्नोज किए गए ओवर द एज ऑफ 55 में। और कनाडा में जो कैंसर रिप्रेजेंट जो है उसमें देखा गया कि जो बहुत सारे लोगों में जो ये जो कॉज जो है कैंसर का डेथ देखी जाती है औरतों में और मैन और वीमेन में। कैंसर का जो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो है कि इसमें जो सेल्स जो है नॉर्मल सेल्स ग्रो करती है, तो एज फैक्टर इसका जो है वो कारण बताया गया है। इसके अलावा जो कैंसर है इसके ऊपर स्टडी की गई, तो इसमें ये पाया गया कि जो कैंसर मच मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल में। तो 100 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई, ये देखा गया कि 1% जो है वो 24 जो एज का या उसके अंडर रहेगा
ये 10 व्यक्ति जो है वो 25 से 49 एज के थे और 89 पीपल जो है वो 50 साल से अधिक के थे, जैसा कि अभी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टडी करके ही देखा गया। जेनेटिक्स कारण जो है इसमें भी देखा गया है कि क्या जेनेटिक कारण भी इसका कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एज फैक्टर जो है ये देखा गया है कि रिस्क इंक्रीज हो जाता है 50 के बाद जो है इसका सिग्निफिकेंटली रिस्क इंक्रीज हो जाता है और हाफ ऑफ कैंसर जो है ये 66 या उसके अबव देखे जाते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने ये देखा कि 1/4 ऑफ न्यू कैंसर ये डायग्नोज किया गया। तो उन पीपल की जो आयु थी, उन लोगों की आयु थी 65 से 74 ईयर्स की थी। मीडियन एज में जो डायग्नोज किया गया तो उसमें जो एज ग्रुप 61 ईयर था ब्रेस्ट कैंसर के लिए और 66 ईयर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए देखा गया। 68 ईयर्स जो है वो रेक्टल देखा गया इसमें कैंसर और 70 ईयर्स जो है वो लंग कैंसर इसमें देखा गया। परंतु डिजीज जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप 60 ईयर्स के हो गए या 70 ईयर्स के हो गए, किसी भी एज में ये देखी जा सकती है। बोन कैंसर जो है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली डायग्नोज किया गया यंगर पीपल जो है जो कि 20 ईयर्स से कम के हैं और न्यूरोब्लास्टोमा जो है मोर कॉमन है चिल्ड्रन में देन द एडल्ट। जेनेटिक्स फैक्टर्स के अंतर्गत देखेंगे तो म्यूटेशन और अदर चेंजेस जो हैं जीनोम में इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो डीएनए है उसमें अब जो है चेंजेस देखा जाता है और जब म्यूटेशन डिस्टर्ब हो जाता है जीन्स का तो डिवीजन ऑफ सेल है और डिवीजन ऑफ सेल की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है और जिसके कारण उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है और ये ही एबनॉर्मल सेल्स जो है एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं और ये जो म्यूटेशन फैक्टर यहाँ पर देखा गया है, ये देखा गया कि जो कैंसर रिलेटेड जीन्स हैं इसमें जो चेंजेस आते हैं जीन्स में वो बहुत सालों से शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो सेल्स जो हैं वो मैलिग्नेंट होती हैं। पहले चेंजेस होते हैं बहुत पहले से और फिर उसके बाद मैलिग्नेंट होती हैं सेल्स और कैंसर जो है वो देखा जाता है। कैंसर जो है ओल्डर पीपल में सिंपली जो है ये फॉर्म होता है अधिक देखा गया क्योंकि वो सनलाइट जैसे कम ले रहे हैं, उनमें रेडिएशन जैसे वो ज्यादा ले रहे हैं या एनवायरमेंटल जो केमिकल्स हैं और ऐसे फूड खा रहे हैं जो हानिकारक है तो वो भी एक कारण है इसका। म्यूटेशन भी कारण है कैंसर का। इसके अलावा जो चेंजेस जो है टिश्यू और ऑर्गन्स में ये एडवांसिंग एज के साथ साथ देखे जाते हैं जिसके कारण कैंसर की जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एजिंग जो है यहाँ पर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल कई इस मायनों में ज़्यादा है, परंतु सिर्फ एजिंग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हम एकदम 100% नहीं कह सकते। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कर लें जैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें और बहुत ज़्यादा सिटिंग ना करें और गुड स्लीप लें, मतलब आराम नींद भी जो आप अच्छे से ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, अगर जो लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो अपना अल्कोहल की क्वांटिटी भी बढ़ा मतलब कम कर दें और स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक को छोड़ दें। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मतलब लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को गुड बना सकते हैं और अपनी कैंसर होने से मतलब ये इसका रिस्क जो है वो कम भी हो सकता है।
We can reduce cancer risk and increase at researchers call successful aging. एजिंग तो आपको होगी, परंतु सक्सेसफुल एजिंग के लिए हमें ये सब चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। मीटिंग एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एल्डरली कैंसर पेशेंट। जो न्यूट्रिशनल नीड जो एल्डरली कैंसर पेशेंट की वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये देखा गया कि one of society greatest achievement, thus aging population cancer incidence is expected accelerated rapidly as 50% of cancer occur within this age। जैसे 50% जो कैंसर है ये एज ग्रुप में देखा गया है। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कैंसर के केयर में। ये देखा गया है कि अर्ली और कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये बहुत ही जरूरी रहता है, और ताकि जो माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट किया जा सके। माल न्यूट्रिशन अगर नहीं रहेगा या कम होगा तो इससे जो उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ेगी, और पुअर क्लिनिकल आउटकम्स जो है वो भी कम होंगे। इसको तभी हम कर सकते हैं जब हम माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करेंगे। और एल्डरली ये देखा गया कि उनको और भी कई जो एल्डर पर्सन को दूसरे प्रॉब्लम भी साथ में रहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, बोन डिजीज है, अर्थराइटिस है, और दूसरे भी जो फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखे जाते हैं। नेचुरल एजिंग प्रोसेस और डिजीज। With the natural aging process and disease, there are a number of factors that contribute to undernutrition. Older adult जो है वो उनमें देखा गया कि उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है, उनका जो लीन बॉडी मास है वह डिक्रीज हो जाता है। वह 50 इयर्स के आसपास, जैसे बोन जो है वीमेन में बोन जो है वो उनका कम हो जाती है, उनका जो डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है। मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अधिक देखी जाती है, और मेन में 65 इयर्स के आसपास अराउंड जो है ये देखा जाता है। स्पेसिफिक चैलेंजेस फॉर एल्डरली कैंसर पेशेंट। एल्डरली कैंसर पेशेंट जो देखा गया कि उनको कैंसर जो है डायग्नोस हो गया है, तो उनको एडिशनल चैलेंजेस रहते हैं उनके साथ में। डेवलप कंट्रीज में 25% एडल्ट जो हैं उनको एटलीस्ट 2 क्रोनिक कंडीशंस रहती हैं, और 50% एडल्ट में 3 या मोर क्रोनिक कंडीशंस जो है वो देखी जाती हैं। और ये रेफर किया गया है मल्टी मॉर्बिडिटी, कॉमन हेल्थ कंसर्न जो है, जैसे कि अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, एल्जाइमर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया। जो नंबर ऑफ क्रोनिक कंडीशन जो इंडिविजुअल में कोरिलेटेड रहती है, जैसे इंक्रीज रिस्क रहती है डेथ की, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पुअर क्वालिटी की लाइफ रहती है। नेक्स्ट जो है ये देखा गया कि हेल्थ केयर कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली हायर फॉर पीपल with multiple disease due to high out of pocket cost and cost of prescription drugs। तो इतनी ज्यादा जैसे हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, ड्रग्स हैं, तो वो सब चीजें भी जो है वो अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसके जो वो उसकी पॉकेट मनी से जैसे ज्यादा हो जाती है, तो वो अपना उतना केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेसिफिक चैलेंजेस देख रहे हैं हम ये एल्डरली कैंसर पेशेंट के साथ में। कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट जो है ये खुद ही एक कॉन्सिक्वेंसेस है लॉन्ग टर्म हेल्थ का। बहुत से कैंसर ट्रीटमेंट जो है इनसे इंक्रीज जो है रिस्क हो जाता है न्यू मैलिग्नेंसी का, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कार्डियक टॉक्सिसिटी का, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी का ये देखा जाता है। अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में ड्यू टू
natural aging process, the prevalence of comorbidities, the elderly are very susceptible to poor nutrition status and malnutrition during their cancer journey. इनमें माल न्यूट्रिशन जो कैंसर जर्नी में बहुत ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि इम्पेयर्ड हो जाता है उसका इम्यून रिस्पॉन्स, वुंड हीलिंग जो है वो भी कम हो जाती है, फटीग देखी जाती है, रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ देखी जाती है और रिड्यूस रिस्पॉन्स देखा जाता है। टॉलरेंस जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 10 अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेशेंट एट रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन अलॉन्ग विथ अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन इज असेंशियल। माल न्यूट्रिशन को हमको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन को हम ट्रीटमेंट करें, उसको जैसी मतलब माल न्यूट्रिशन जो है वो ना होने पाए। अब नेक्स्ट जो है वो है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो है ये इंक्रीज होता है ये एज के साथ साथ। जो डायबिटीज जो है ये ओल्डर एडल्ट में कॉमन है। अप्रोक्सीमेटली 25% जो एडल्ट हैं और वो 60 इयर्स के जो ज्यादा है जो उनमें डायबिटीज देखी जाती है। डायबिटीज मीन्स इसमें जो ब्लड शुगर लेवल जो है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। बॉडी सेल्स जो है वो बॉडी सेल्स जो है वो नीड ग्लूकोज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए उनको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है बॉडी सेल्स को। जब हम खाना खाते हैं तो पेनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ये हेल्प करता है ग्लूकोज से, जो है अपन फूड जो ले रहे हैं उससे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो है ये सेल्स को प्राप्त होता है और इससे एनर्जी मिलती है। परंतु जो लोगों में जैसे एल्डरली पीपल में डायबिटीज है तो उनमें इनफ इंसुलिन जो है वो नहीं बन रहा है, या फिर इनफ इंसुलिन नहीं बन रहा है, या फिर जो इंसुलिन जो है वो यूज नहीं हो पा रहा है। तो इससे ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आ रहा है और ये उनकी सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कॉम्प्लिकेशन होता है और इससे डैमेज होता है हार्ट का, आइस का और किडनीज का। डायबिटीज एक डिसऑर्डर है और जिसमें ब्लड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ब्लड शुगर का जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है अपनी बॉडी में। ये दो प्रकार से अपन कह सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये मोर कॉमन है, एज मतलब 45 ईयर्स के बाद मोर कॉमन है। मतलब इसके पहले भी देखी जा सकती है पर 45 के बाद ये अक्सर देखी जाती है, क्योंकि इस समय जो बॉडी को इम्प्रॉपरली मतलब जो इंसुलिन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, जिससे ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो दोनों ही प्रकार की डायबिटीज जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो अफेक्ट होता है। और जो ब्लड शुगर जब डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज में हम देख रहे हैं कि उसमें हार्ट अटैक की संभावना, स्ट्रोक, नर्व डैमेज, किडनी फेल्योर और ब्लाइंडनेस देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये बढ़ जाती है जब, तो बहुत सारी दूसरी जो चीजें जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया। इसके अलावा जो डायबिटीज जो है इससे इससे हम कैसे बच सकते हैं, हम ये देखेंगे कि अगर हेल्दियर फूड हैबिट है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ईटिंग वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है व्यक्ति अपना ओल्ड एज में भी बना के रख सकता है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन एल्डरली। एल्डरली में जो डायबिटीज मेलाइटस के जो क्या एपिडेमियोलॉजी है, तो ये देखा गया कि एजिंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, जो उनमें अबव 60 इयर्स ओल्ड है, तो उनमें 15% जो पॉपुलेशन है उनमें
6.5 बिलियन जो है वो एस्टिमेट की गई है। जनरल हम कह सकते हैं कि 20% ओल्ड पीपल, उनमें डीएम डायबिटीज मेलाइटस है। और सिमिलरली जो है ये प्रपोर्शन है, अंडर डायग्नोज किया गया है ये डीएम डायबिटीज मेलाइटस। मतलब जो डायबिटीज मेलाइटस हमको पता है लोगों में, और कई लोगों में डायबिटीज मेलाइटस है परंतु डायग्नोज भी नहीं हो पाया है कि उनमें डायबिटीज मेलाइटस है। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, ये एक्सेप्शनल इन एडल्टली एज ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट यंग पॉपुलेशन। So old people with type 1 DM are practically at the end stage of their disease and are multi-complicated. Most people over than 60% old suffer from type 2 diabetes mellitus due to insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण 60 इयर्स के जो ओल्ड सफर करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से। यद्यपि इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो इसमें सीवियरली रिड्यूस हो जाता है। और लास्ट जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस मैकेनिज्म इन एल्डरली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस apparently due to several mechanism among which one can cite genetic background। ये जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है या तो जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है, या फिर लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी लीडिंग टू अ डिक्रीज इन इंसुलिन सिक्रीशन। मतलब अधिक लंबे समय तक जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो गया है। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे सेंट्रल ओबेसिटी, ये भी कारण है इसका। इसके कारण भी जो देखा गया है ये डायबिटीज मेलाइटस। The last one is responsible for insulin resistance, which is the main cause of metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in adult and old people. Lack of physical activity भी इसको बढ़ाती है। जो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है यह भी इसको बढ़ा देती है। तो इसमें कुछ स्टडी की गई है कि किस प्रकार से हम डायबिटीज मेलाइटस को जो है बचा सकते हैं अपने आप डायबिटीज मेलाइटस होने के लिए। मतलब या अगर डायबिटीज हो भी गई तो किस प्रकार से अपनी जो लाइफ स्टाइल को अच्छा करके उसको अधिक बढ़ने नहीं दे सकते हैं। फिर सिम्टम्स एंड पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन एल्डरली। Since the renal threshold for glucose increases with the age and thirst mechanism are impaired in elderly, diabetes mellitus typically semiology, polyuria and polydipsia is usually lacking in old people. Consequently, common symptoms leading to diabetes mellitus diagnosis are complications such as neuropathy and नेफ्रोपैथी। डायबिटीज मेलाइटस में एक ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे ये देखा जाता है न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। किडनी से संबंधित जो बीमारियां और नर्व्स जो है वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। हार्ट और वेस्कुलर प्रॉब्लम देखा जाता है और रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन देखा जाता है या स्किन प्रॉब्लम देखे जाते हैं। फटीग, थकान, हाइपोटेंशन, इनकंटिनेंस देखा जाता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फंक्शनल डिक्लाइन, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया पागलपन, डिप्रेशन देखा जाता है। और इससे ये देखा गया कि एजिंग में ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट होते हैं। एज के साथ साथ ये जो फैक्टर्स हैं ये भी बढ़ने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड इसमें जो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस के ओल्ड पॉपुलेशन में। कॉम्प्लिकेशन एंड
कॉमोर्बिडिटीज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन ओल्ड पॉपुलेशन। ओल्ड पॉपुलेशन में जैसे एक डायबिटीज मेलाइटस हो गया तो उस समय उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उसके होने की संभावना और बढ़ जाती है, मॉर्बिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, मोर्टिलिटी देखी जाएगी। और जो फिजिकली और फंक्शनल डिसेबिलिटीज देखी जाएगी, और इसके साथ ही साथ को मॉर्बिडिटीज देखी जाएगी और र्यूमेटिक पेन देखा जाएगा। जीरियाटिक सिंड्रोम जैसे कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, स्पेशली जो अल्जाइमर डिजीज जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली देखी जाती है एल्डरली में। एक्चुअली ओल्ड एज में फिजिकली और मेंटल एक्टिविटी दोनों ही कम हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस में हाई ब्लड प्रेशर, sleep apnea, smoking, deficient in some जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं। और मेमोरी भी जो है वो कम हो जाती है, डिमेंशिया और एल्माइजर जो है वो देखा जाता है। सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स एंड पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन एल्डरली। एल्डरली में कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं अभी हमने देखे हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देख लिए हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाता है, सम विटामिन जो है यहाँ पर उनकी भी कमी हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डेफिशिएंट इन सम विटामिन जो कि एक ब्रेन ब्रेन में ये डेफिशिएंट हो जाते हैं, जो कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए ये ब्रिज का कार्य करते हैं एडल्ट्स में। विटामिन डी सब्स्टिट्यूशन और डायबिटीज मेलाइटस में देखा गया कि इससे जो मेंटल एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। यद्यपि इसको अभी तक के प्रूव नहीं किया गया कि विटामिन डी जो है इसमें किस प्रकार से जो है वो अफेक्ट करती है। और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी एल्माइजर में उसको क्योर करने के लिए उसका रोल देखा गया है। और दूसरे सेरिब्रल डिक्लाइन में भी जो ये विटामिन जो है उनका कंट्रोल करने के लिए देखा गया इम्पोर्टेंट रोल। रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।